बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं औराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस ज़ेर समाअत थे, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो साइफर में सज़ा हुई थी 10-10 साल की, उन अपीलों पर आज समाअत हुई थी। बुनियादी तौर पर अपीलों के साथ-साथ इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई के लिए उनको दरख्वास्त दी गई थी और साथ ही सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की भी ज़मानत पर रिहाई और सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समाअत थीं। तो इस केस में समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। बुनियादी तौर पर साइफर में आज जिस किस्म की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से महसूस यही होता है कि इस साइफर केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का फैसला जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उस फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी इसमें बरी हो जाएंगे। ये आज जो कुछ कार्रवाई हुई है, उससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि साइफर वाली जो एफआईआर है वो बुनियादी तौर पर है क्या। नाज़रीन, 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनकी जानिब से एक साइफर या एक मरासला आया पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा को। और उसके बाद फिर 5 अक्टूबर 2022 को एफआईए में ये एफआईआर दर्ज की गई और बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ामात हैं इस एफआईआर में वो ये है कि इमरान खान साहब ने साइफर को ट्विस्ट करके ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी को अपने पास रखा गैर कानूनी तौर पर और फिर उस कॉपी को गुम करने का इल्ज़ाम जो है वो भी इमरान खान साहब पर है। उसके साथ-साथ ये इल्ज़ाम भी है कि जी साइफर की जो सिक्योरिटी है उसको मुतासिर किया गया और आज़म खान पर ये था कि जी उन्होंने साइफर को तरोड़-मरोड़ कर पेश करने का भी उन पर इल्ज़ाम है और आज़म खान साहब का जो ये एफआईआर में जो कुछ कहा गया उसके साथ-साथ फिर ये भी कहा गया कि जी उनके मज़ीद किरदार का जो तयन है वो बाद में किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब पर मुआवनत और साजिश और इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम है। और फिर ये भी है कि जी शाह महमूद और इमरान खान साहब ने जो एक 28 मार्च को बनी गाला में मीटिंग हुई थी उसमें ये साजिश की और इस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की उस मीटिंग में। और ये बुनियादी तौर पर इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात पर जो है वो 5 अक्टूबर 2022 को ये एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर में दफ़ा 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की और दफ़ा 9 वो लगाई गई और 7 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 34 लगाई गई। जो दफ़ा 5 है वो बुनियादी तौर पर मालूमात का गैर मुनासिब इस्तेमाल है, उसके हवाले से है। तो आज फिर जब ये इस पर समाअत हुई तो पहले भी समाअतें होती रही हैं लेकिन उस पे फिर जो फाजिल जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि जी हम अपीलों के काबिल समाअत होने पर नहीं बल्कि मेरिट पर इस केस को इन अपीलों को सुनेंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन और दीगर लोग जो हैं वो पेश हुए इसमें और एफआईए की जानिब से हामिद अली शाह और जुल्फकार नकवी जो प्रोसिक्यूटर थे स्पेशल वो भी इसमें पेश हुए। तो आज जो है वो ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि क्या केसेस के जो पेपर बुक्स है उसकी कापियां दोनों फ्री कैन को मिली हैं। तो फिर जवाब यही दिया गया कि जी मिली हैं। तो बाद में फिर इस पर सलमान सफदर साहब जो है उन्होंने अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर की मुद्दत में एफआईए में ये मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर का मतन फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया, यानी एफआईआर में जो कुछ कहा गया और उन्होंने कहा कि जी इल्ज़ाम ये है कि साइफर पब्लिक करने से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम का मसला पैदा हो गया और फिर उन्होंने कहा कि ये भी इल्ज़ाम है कि जी साइफर गायब हो गया और फिर वापस ही नहीं आया। तो इस पर कोर्ट की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या इन 3 नुकात पर ही मुकदमा दर्ज किया गया। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी इमरान खान पर साइफर को ट्विस्ट करके ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जी साइफर की कापी उन्होंने अपने पास गैर कानूनी तौर पर रखी है और फिर इस कापी को गुम करने का इल्ज़ाम जो है वो भी उन पर है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम को मुतासर करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। और फिर आजम खान पर उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान जो है वो मीटिंग में आजम खान को उन्होंने हिदायत की कि जी साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है और फिर उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ कर और ट्विस्ट करके जो है वो इस्तेमाल किया। तो इसमें फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी मैं समझ नहीं पाया कि आजम खान पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया। क्या आजम खान ने इमरान खान के कहने पर मीटिंग के मिनट्स तैयार किए? और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा क्या आजम खान ने इमरान खान की हिदायत पर अमल किया? कोई ऐसी दस्तावेज है कि आजम खान साहब ने इमरान खान की हिदायत पर अमल किया है?
تو سلمان صفدر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی ایسی کوئی دستاویز جو ہے وہ صفحہ مثل پر موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ اعظم خان نے عمران خان صاحب کی ہدایات پر عمل کیا ہے۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پھر اس پر کہا کہ کیا اسی لیے پھر یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ اعظم خان کے کردار کو بعد میں دیکھا جائے گا؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی بالکل اسی لیے شاید لکھا گیا تھا۔ تو پھر اس میں جب انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے دوران پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی اعظم خان اغوا اور مقدمہ درج ہونے کے اگلے روز منظر عام پر آ گئے، اور پھر اسی روز جو ہے تفتیشی آفیسر نے ان کا بیان جو ہے وہ بھی قلم بند کیا، اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے بھی ان کی 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ کیس کے فیکٹس پر جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی بار 23 اکتوبر کو چارج فریم ہوا، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ 13 دسمبر کو چارج فریم یعنی جس کو فرد جرم کہتے ہیں وہ بھی عائد ہوئی۔ لیکن تیسری دفعہ جو ہے وہ چونکہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جب تیسری دفعہ چارج تو برقرار رہا مگر کچھ گواہانہ کے بیانات جو ریکارڈ ہوئے تھے اس کی کاروائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دے دی گئی، اور 12 جنوری سے 30 جنوری تک ٹرائل کورٹ نے ٹرائل مکمل کر لیا۔ ان 18 دنوں میں جج صاحب کو ہمارا کنڈکٹ ٹھیک نہیں لگا، اور 30 تاریخ کو پھر جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اس کا فیصلہ بھی سنا دیا، یعنی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے کہا راؤنڈ 2 میں 2 بار فرد جرم عائد ہوئی، یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پر 2 بار فرد جرم عائد ہوئی۔ پہلی فرد جرم پر عائد ہونے والا جو ٹرائل ہے وہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، تو پھر نئے سرے سے فرد جرم عائد ہوئی۔ اس پر پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو تقریر کی گئی تھی 27 مارچ کے جلسے میں، اس کا متن جو ہے وہ بھی پڑھ کے سنایا کورٹ کو، اور اس تقریر میں بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب پر سائفر کے حوالے سے معاونت کا، سازش کا اور اشتعال انگیزی کا الزام لگایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 لائنوں پر 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ مجھے تو سر پیر ہی سمجھ نہیں آ رہا، تو یا پھر انہوں نے عمران خان کی تقریر جو ہے وہ بھی پڑھ کر سنائی، تو جسٹس گل حسن صاحب نے کہا یہ تو سیاسی تقریر ہے، اور پھر یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ تقریر پہلے ہوئی ہے اور سازش بعد میں تیار ہوئی۔ اب چونکہ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ جی 28 تاریخ کو بنی گالہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ ساری سازش تیار ہوئی، لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 28 تاریخ کو میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور 27 تاریخ کو جلسے میں جو ہے وہ تقریر پہلے سے ہو گئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس میں جو ٹرائل کورٹ تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور پھر اسے غفلت بھی قرار دیا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دونوں الزامات ایک ساتھ کیسے لگ سکتے ہیں، یا تو غفلت کی ہوگی یا جان بوجھ کر کیا گیا ہوگا۔ تو پھر ان کی جانب سے بڑے کچھ اہم سوالات کیے گئے کہ کیا کوئی دستاویز جب آتی ہے تو وہ کیا پہلے سیکریٹری کے پاس آتی ہے، یہ سوال کیا گیا۔ آپ نے یہ کورٹ کو بتانا ہے کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، کیا سیکریٹری کو موصول ہونے والی چیز وزیر اعظم کو موصول ہونا تصور ہوگی۔ پھر انہوں نے ریمارکس بھی پاس کیے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 میں گورا جو قانون بنا گیا تھا اس نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں اسے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اس میں ترامیم کر سکتی ہے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے پھر اس میں ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے دوران اشارہ کیا کہ جی آرمڈ فورسز ممنوعہ جگہ جن کا حوالہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، کوڈ ڈاکیومنٹ یا کوئی بھی اس قسم کی جو چیز ہے اس کا جو متن ہے وہ اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، یعنی غیر ملکی طاقتوں کا لنک ہی بنیادی طور پر مسنگ ہے۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ عمران خان صاحب پر چونکہ الزام یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے جو غیر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو خطرے میں ڈالا، سیکیورٹی سسٹم جو ہے سائفر کا وہ اس سے متاثر ہوا، اور پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے، اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے، یہ سوال کیا گیا ان کی جانب سے۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی ہے، وہ ہے کیا اس شخص نے یہ بتایا کہ اگر یہ بھارت کے ہاتھ لگ گئی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا، کیا سائفر جو ہے وہ ٹرائل جج کو دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی نہیں دکھایا گیا۔ تو چیف صاحب نے پوچھا کہ جی پھر پراسیکیوٹر صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ سلمان صفدر صاحب نے ایک طرف کہا کہ جی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پراسیکیوٹر جو اپنا جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس سائفر کو پبلک کر دیا ہے اور پاکستان کا نقصان کیا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سائفر کو دکھایا تو پھر پبلک ہو جائے گا۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی
तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये बता दे कि उस साइफर में ऐसा क्या लिखा गया था। सलमान सफदर साहब ने जवाब दिया कि जी मैंने साइफर नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि क्या लिखा है। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी हम जो है वो प्रोसिक्यूशन से मालूम कर लेंगे कि ये जो है इसमें क्या लिखा गया। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन एक बात वो बड़ी जो अहम थी वो ये थी कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम इस एफआईआर के मुताबिक ये है कि जी 28 मार्च को जो मीटिंग हुई बनी गाला में, उसमें ये साजिश तैयार की गई कि इस साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ जो है 27 तारीख की वो तकारीर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, यानी उस मीटिंग से पहले की, वो भी प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा है, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन फाइल में मौजूद है। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि साजिश तैयार हो रही है 28 को, लेकिन उस साजिश पर अमल दरामद जो है वो 28 से पहले 27 तारीख को हो गया था। बुनियादी तौर पर ये जितना इल्जामात इस एफआईआर में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब पर दर्ज की गई, शाह महमूद कुरैशी पर दर्ज की गई, यानी अगर प्रोसिक्यूशन चाहे जैसा भी इसमें चाहे तो इस केस को साबित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर इस एफआईआर में लगाए गए तमाम तर इल्जाम दुरुस्त हैं, तब भी इमरान खान साहब को इस केस में सजा नहीं हो सकती या उनकी सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। उसकी वजह यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान को पाकिस्तान ही के आइन के तहत 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है उसके तहत वजीर आजम पाकिस्तान को ये इख्तियार है, वजीर आजम पाकिस्तान का जो हलफ है वो इस चीज की इजाजत देता है वजीर आजम पाकिस्तान को कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान ये चाहें कि वो कोई ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ऐसी मालूमात जो वो ये समझते हैं कि अवामी मफाद में है और अवाम के साथ उसको शेयर करना जरूरी है, तो वो जो है वो उसको पब्लिक कर सकती हैं। वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ क्या, ये मैं आपके सामने जो है ये पढ़ भी देता हूँ जो पाकिस्तान के आइन में है कि मैं यानी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद कादर मुतलक अल्लाह तबारक व ताला कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खत्मुल कुतुब है, नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत खातमुन नबीयीन जिनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, रोज़े क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुक्तज़ियात पर व तालीमात पर ईमान रखता हूँ। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान को की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स की बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा, ना ही उसे जाहिर करूंगा जो बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। बजूज इसके जब बहसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमाहुक्कू अंजाम दही करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अब यानी अगर वज़ीर ये कुल्ली तौर पर वज़ीर आज़म साहब का वो इख्तियार है, ये उनकी डिस्क्रिशन है कि अगर वो ये समझती हैं कि मुझे इस चीज़ को पब्लिक करना चाहिए और ये मुल्क के अवाम के मफाद में है तो वो उसको पब्लिक कर सकती हैं। अब या तो कॉन्स्टिट्यूशन से इस हलफ को निकाल दिया जाए, अगर ये हलफ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो फिर इमरान खान साहब जो है उनको बरी करना होगा। तो अब लगता यही है कि अदालतों को भी इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिस किस्म के केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान साहब को उसमें सजा जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं दी जा सकती। ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो कुछ किया गया उस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। जो एक तो ट्रायल कोर्ट में पाकिस्तान की शायद तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वकला की इतनी टीम के बावजूद सरकारी वकला का जो एक दिन में तकर्रुर भी कर दिया जाता है और फिर एक दिन में तकर्रुर होने के साथ साथ उनसे प्रोसिक्यूशन के जो अहम गवाहान होते हैं उन पर जिरा भी करा ली जाती है। पाकिस्तान में ये जो तबाही और बर्बादी है इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया का भी है। और अगर कोई शख्स ये नहीं मानता तो मैं ये समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान की अदलिया को चाहिए कि बजाय नौकरी करने के जजेस जो हैं वो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे तो फिर ये मुल्क आगे जा सकता है। वरना इंसाफ की फराहमी में जो हमारी अदालतों की रैंकिंग है पूरी दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान किस नंबर पे है। और मजीद भी
اس میں تنزلی ہی آئے گی اگر اب بھی انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کیے گئے تو۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔